पटना, जहां माँ बाप अपने बच्चों को सपनों के साथ भेजते हैं, और वही शहर एक हॉस्टल के कमरे में एक बेटी की सांसें छीन ली जाती है। नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा, डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन उसे मिला खामोशी, बेहोशी और मौत। पहले कहा गया ज्यादा नींद की गोलियां खा ली, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सुसाइड था तो कपड़ों पर स्पर्म कैसे मिला? ये आत्महत्या नहीं थी, ये रेप के बाद हुई मौत थी। और जब सच बाहर आया तो सिस्टम हिल गया। 2 थानों के जिम्मेदार अफसर निलंबित कर दिए गए, क्योंकि लापरवाही सिर्फ गलती नहीं होती, कभी कभी वो अपराध बन जाती है। अगर दबाव न बनता तो क्या सच सामने आता, और दोषियों को बचाने वाला सिस्टम उनका क्या? ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी है जगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। रिपोर्ट आने से पहले एसआईटी टीम 5 बार जहानाबाद पीड़िता छात्रा के घर पहुंची और परिवार से बार बार पूछताछ की। इस दौरान छात्रा के पिता, मेरे भाई, ऑटो ड्राइवर और कुछ युवकों से 3-3 घंटे थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। परिवार का दर्द है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, गलत काम करके उसे मारा गया है, लेकिन पुलिस हम पर ही शक कर रही है। छात्रा के पिता ने कहा, मेरी बेटी के हत्यारे को ढूंढने की जगह पुलिस हमारे परिवार वालों पर शक कर रही है। 3 बार एसआईटी हमारे घर आ चुकी है, हर बार वही सवाल, वही शक। इससे हम सब मानसिक रूप से टूट चुके हैं। एसआईटी के आरोप सरासर गलत हैं। मेरे साले भांजे का इस घटना से कोई मतलब नहीं है। घटना को घटे 9 दिन से ज्यादा हो गए हैं और पुलिस अभी तक मेरी बेटी की हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है। जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। पिता का कहना है कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ गलत काम करके मारा गया है। उन्होंने साफ मांग रखी है कि मामले की जांच पॉक्सो एक्ट के तहत हो और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। परिवार का दावा है कि पुलिस की मौजूदा थ्योरी गलत दिशा में जा रही है, जिससे असली अपराधी अब तक बचे हुए हैं। एसआईटी छात्रा के माता पिता, मामा, मेरे भाई से पूछताछ कर चुकी है। नीट छात्रा की मौत के बाद गठित एसआईटी अब तक 5 बार जहानाबाद में छात्रा के गांव पहुंच चुकी है। छात्रा के पिता का कहना है, हर बार टीम लगभग 12-12 घंटे तक गांव में डेरा डाले रहती है। मुझसे, लड़की के मामा और भाई से लगभग एक ही तरह का सवाल कर रही है। पीड़ित पिता ने बताया, एसआईटी हमसे पूछ रही है, आपकी बेटी के डेथ से पहले घर का माहौल कैसा था? बेटी पर पढ़ाई का दबाव तो नहीं था? हाल के दिनों में क्या छात्रा के व्यवहार में कोई बदलाव आए थे? परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंध कैसे थे? क्या कोई उसे परेशान कर रहा था? कितनी देर तक वो मोबाइल इस्तेमाल करती थी? क्या किसी से भी कॉल और चैट पर घंटों तक बात करती थी? उसके रूम में क्या कोई डायरी मिली है? पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले छात्रा ने घर में किसी से कोई खास बात तो साझा नहीं की थी। जांच के दौरान एसआईटी टीम ने छात्रा के मामा और उसके बेटे को लगभग 12 घंटे तक हिरासत में रखा था। पुलिस के मुताबिक उनसे छात्रा से बातचीत, फोन कॉल, मैसेज और हालिया मुलाकात को लेकर गहन पूछताछ की गई। हालांकि सोमवार की देर रात दोनों को छोड़ दिया गया। एसआईटी ने मामा और उनके बेटे से पूछा, आपकी छात्रा से आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार बातचीत में क्या वो टेंशन में थी? छात्रा से किस बात पर आप लोगों की बातचीत हुई थी? क्या किसी तरह का पारिवारिक तनाव या विवाद था? क्या छात्रा ने किसी दबाव या डर का जिक्र किया था? हालांकि पूछताछ में कोई ठोस आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आया है। परिजनों का कहना है कि एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे लगता है कि पुलिस हमें ही शक के दायरे में रख रही हो। पिता ने पुलिस की इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मेरी बेटी और भांजे के बीच रिश्ता भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। परिवार में रहते हैं तो बात होती है, इनमें गलत क्या है? पुलिस बेवजह इस एंगल को तूल दे रही है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी का किसी भी तरह का गलत कनेक्शन नहीं था। छात्रा के पिता पुलिस की मौजूदा जांच दिशा से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ परिवार को ही कटघरे में खड़ा करना गलत है। पुलिस सूत्रों में एक कथित डायरी का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें छात्रा की मानसिक स्थिति या निजी बातों के संकेत होने की चर्चा है। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, न ही इस मामले पर परिवार वालों से कुछ कहा गया है। उनका सिर्फ इतना कहना है, इस डायरी के बारे में परिवार वालों को कुछ नहीं पता है। छात्रा के पिता ने कहा, मुझे ऐसी किसी डायरी का कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई डायरी है भी तो उसे सबूत के तौर पर सामने लाया जाए। अफवाहें फैलाने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। बातचीत के दौरान हमने घर के अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब सब बोलने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि माँ भी कोई जवाब नहीं देती है। बस वो बुदबुदाते हुए कहती है, हमारी बेटी चली गई और सब लोग हम ही से सवाल कर रहे हैं। एक ऐसा जांच चल रहा है।
जिस अस्पताल ने रेप या गंभीर चोट का स्पष्ट जिक्र नहीं किया, उस पर एक्शन कब? जब बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान से मामला स्पष्ट हो गया तो क्या अस्पताल पर एक्शन नहीं होनी चाहिए? हॉस्टल की संचालिका, उनके 2 बेटे और केयर टेकर अब कहां हैं? घटना के इतने दिन बाद भी ये लोग पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं? किस आधार पर उन्हें थाने बुलाया गया था और किसके दबाव में छोड़ दिया गया? मुख्य आरोपियों में अब तक किस किस को गिरफ्तारी हुई? अगर यह मामला संवेदनशील है तो अब तक गिरफ्तारी शून्य क्यों है? कुछ संदिग्धों को उठाया गया है, उनका खुलासा कब होगा? परिजनों को डराने धमकाने के आरोप पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में देरी और धमकी के आरोप में जवाब कौन देगा? नीलम अग्रवाल शंभू गर्ल हॉस्टल की संचालिका है। छात्रा इसी हॉस्टल में रहती थी। 9 जनवरी को नीलम अग्रवाल खुद अस्पताल पहुंचती है और परिजनों से कहती है कि हॉस्टल का नाम बदनाम हो जाएगा, केस वापस ले लें। यह बयान अपने आप में गंभीर है। अगर हॉस्टल में सब कुछ ठीक था तो केस वापस लेने का लालच क्यों दिया गया? नीलम अग्रवाल को कुछ देर के लिए थाने में ले जाया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। सवाल है, किस आधार पर छोड़ा गया? हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर एंट्री, एग्जिट लॉग, सबकी जिम्मेदारी हॉस्टल संचालक की होती है, लेकिन अब तक न सीसीटीवी सामने आया, न यह साफ है कि हॉस्टल की रात की गतिविधियों की जांच हुई या नहीं। केयर टेकर नीतू छात्रा को अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन पहले सेंट्रल हॉस्पिटल न ले जाकर प्रभात मेमोरियल ले जाती है। यह फैसला किसके कहने पर हुआ, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। 7 और 8 जनवरी को हॉस्टल में मौजूद दूसरी केयर टेकर संचालिका की भूमिका भी संदिग्ध है। रिश्तेदारों का दबाव है कि उस वक्त सीसीटीवी चेक किया जा रहा था। घटना के बाद दोनों केयर टेकर कहां चली गई, यह पुलिस अब तक सार्वजनिक नहीं कर पाई है। जिस इमारत में हॉस्टल चलता है उसका मालिक मनीष रंजन है, जो उसी बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर रहता है। परिजनों का आरोप है कि 6 जनवरी से लेकर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आखिरी दिन तक मनीष रंजन का गार्ड परिजनों के पीछे पीछे घूमता रहा। यह निगरानी क्यों हो रही थी? क्या किसी को डराने या कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी? अब मकान मालिक के गार्ड्स कहां हैं? इस पर अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।